वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट कर रहे थे, दे वर कॉलिंग मी, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि सर यूजीसी नेट के एग्जाम तो हो गए, अब हमें डिसीजन लेना है दैट वेदर वी शुड बी गोइंग अहेड विद अ पीएचडी और वेदर वी शुड बी अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर ये दो ऐसे करियर रेवेन्यू हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं और जिसके बीच में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है। एज अ मेंटोर मैं आपके लिए खाना बना नहीं सकता, बट आपको खाना बनाना सिखा सकता हूं। मतलब मैं आपको डिसीजन लेना का तरीका बता सकता हूं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए, कौन से ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। बट मैं आपके जगह खड़ा होकर डिसीजन नहीं ले सकता, बिकॉज जो आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होंगे, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड होगा, जो आपके पीछे की स्टोरी होगी, उसकी जानकारी मुझे नहीं होगी। बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो भी मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को गाइड करने का, जहां मैंने बहुत सारे यूजीसी नेट स्टूडेंट्स को गाइड किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पीएचडी में एनरोल किया उनको भी गाइड किया है, और अब तो आलम यह है जी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे हैं वो अलग अलग जगहों पे असिस्टेंट प्रोफेसर लग चुके हैं। ठीक है, सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत अहम सवाल का जवाब देंगे कि भाई आपको कैसे चूज करना चाहिए कि आपको पीएचडी में जाना है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन। ठीक है, तो बिल्कुल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफली, ठीक है, समझ लेते हैं कि यार पीएचडी में होता क्या है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि यार पीएचडी में करना क्या होता है, क्या असेंशियल्स होते हैं पीएचडी के, क्या असेंशियल्स होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो आप डिसीजन कैसे लोगे। तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रख देना चाहता हूं, बिकॉज मैंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर लिया, आपको पता ही है। ठीक है, वो ये है कि पीएचडी इज नॉट अबाउट कुछ पढ़ा और एग्जाम जाके दे दिया। अभी तक हमने क्या किया, चाहे आप स्कूल के बारे में बात करें, आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के बारे में बात करें, आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बारे में बात करें, एक सेट स्ट्रक्चर होता था, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका होता था चीजों को करने का, जहां पे आपके सामने एक सिलेबस होता था, आपको कुछ सजेस्टेड बुक्स बता दी जाती थी, आपको उन बुक्स को पढ़ना होता था, और एक सेमेस्टर के बाद, लेट्स से 3 महीने 6 महीने के बाद आप जाके एग्जाम दे देते थे और उसके बेसिस पे आपका रिजल्ट आ जाता था। ठीक है, पीएचडी का करिकुलम इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव डन। तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली चेंज है। कैसे, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। जब आप पीएचडी करते हो तो आपको करना क्या होता है कि आप एक ब्रॉड टॉपिक चूज करते हो। ठीक है, पहले आप एक ब्रॉड टॉपिक चूज करते हो कि यार मुझे एचआर एरिया में करना है, फाइनेंस एरिया में करना है, मार्केटिंग एरिया में करना है, ऑपरेशंस के एरिया में करना है। पहले आप एरिया डिसाइड करने की कोशिश करते हो। सेकेंड स्टेप क्या होता है, लेट्स से आपने चूज कर लिया कि यार मैं फाइनेंस के एरिया में करना चाहता हूं, तो आप क्या करते हो, फाइनेंस के किसी टॉपिक पे, वो म्यूचुअल फंड का टॉपिक हो सकता है, स्टॉक मार्केट का टॉपिक हो सकता है, बिहेवियरल फाइनेंस का टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है और किसी भी डोमेन से हो सकता है। आप उस पर एक ब्रॉड रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हो जो मेजरली 8 से 12 पेज का होता है, जिसमें आप थोड़ा सा डिफाइन करते हो कि जो भी टॉपिक पे आप करना चाहते हो। लेट्स से हमने अगर सस्टेनेबल फाइनेंस का टॉपिक ले लिया, तो सस्टेनेबल फाइनेंस होता क्या है, उसके पीछे का थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू कर देते हो, आप कुछ रिसर्च गैप्स फाइंड कर लेते हो और एक प्रपोजल, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो जिसके बेस पे आप जाके इंटरव्यू देते हो। ठीक है, एक बार जब इंटरव्यू हो जाता है, लेट्स से आपका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपने तैयारी करी और आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या स्ट्रक्चर फॉलो होता है, 6 महीने तक अप्रोक्सीमेटली, कई कई जगहों पे 1 साल तक भी होता है, 6 महीने तक आपका कोर्स वर्क होता है जिसे हम पीएचडी कोर्स वर्क कहते हैं। अब पीएचडी कोर्स वर्क में क्या होता है, आपको थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं, बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं सिखाया जाता, ठीक है, बट बेसिक लेवल का थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा इकोनोमेट्रिक्स जिसको हम इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, और थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ाया जाता है। साथ साथ जो भी आपका स्पेशलाइज्ड एरिया होगा, लेट्स से आपका फाइनेंस है या मार्केटिंग है, उसमें भी कुछ लेक्चर्स आपको दिए जाते हैं ताकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान अर्जित कर लो, थोड़ा सा नॉलेज एक्स्ट्रा ले लो इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ये होता है आपका कोर्स वर्क। कोर्स वर्क के बाद क्या होता है, आपको बिल्कुल फ्रीडम दे दी जाती है, आपको खुला छोड़ दिया जाता है और आपको खुद उस रिसर्च टॉपिक के ऊपर काम करना होता है। ऑफ कोर्स आपके पास सुपरवाइजर होंगे गाइड करने के लिए, बट वो सिर्फ आपको गाइड ही करते हैं, हैंड होल्डिंग नहीं करते। ऐसे होता है ना, बचपन में क्या होता है, हमारे जो हम टीचर्स लगाते हैं, ट्यूटर्स लगाते हैं, ट्यूशन करने जाते हैं, वो टीचर मास्टर जो होता है वो हाथ में डंडा लेके या छड़ी लेके बैठा होता है कि भाई देखो ये काम करना है। ही इज अ सुपरवाइजर, ही इज नॉट अ पर्सनल ट्यूटर टू यू। आपको ये डिफरेंस समझना जरूरी है सुपरवाइजर में और पर्सनल ट्यूटर में। पर्सनल ट्यूटर आपके पीछे पड़ा रहता है बिकॉज उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी जवाबदेही होती है, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते उसको निकाल दिया जाता है। बट सुपरवाइजर के साथ ऐसा नहीं होता, ही इज जस्ट एक्टिंग एज अ गाइडिंग लैम्प। और क्योंकि आप अपनी मास्टर्स कर चुके हो तो यह अज्यूम किया जाता है कि आप इतने समझदार हो कि आपको आगे क्या करना है, सीरियसली करना है नहीं करना है, आप ये डिसीजंस ले सकते हो। तो आप खुद के टॉपिक पे रिसर्च करते हो, कहीं फंसते हो, ठीक है,
तो आप सुपरवाइजर से थोड़ा से इनपुट्स या फिर गाइडेंस ले सकते हो, वरना सारा का सारा काम आपको खुद ही करना पड़ता है। टॉपिक लेने से लेकर, ठीक है, डेटा कलेक्शन करने से लेकर, रिसर्च गैप फाइंड करने से लेकर, रिसर्च पेपर लिखने से लेकर, फाइनली थीसिस लिखने के बाद वाइवा देने तक सारा का सारा काम A to Z आपको खुद ही करना होता है। और मैं आपको बता दूं, उसमें कोई सेट पैटर्न नहीं होता है। जैसे ग्रेजुएशन में एक सेट पैटर्न है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक सेट पैटर्न है, पीएचडी में कोई सेट पैटर्न नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का पैटर्न अलग होगा। इनफैक्ट एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी 4 अलग अलग पीएचडी स्कॉलर्स होंगे, उनका भी पैटर्न अलग अलग होगा कि किस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। सबकी मेथोलॉजी अलग होगी, टेक्निक अलग होगा, डेटा कलेक्शन अलग होगा, क्वेश्चनर फॉर्मुलेशन अलग होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिफरेंट। बहुत ही रेयर होगा कि 2 बच्चे जो है वो एग्जैक्टली सेम चीजों पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो अलाउड भी नहीं होता। मैं आपको ये भी बता दूं, इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल, ठीक है। तो थोड़ा सा पीएचडी समझ में आ गया। 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं पीएचडी के जो आपको पता होना चाहिए। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने जो भी एरिया चुन लिया, लेट्स से अगर आपने एरिया चुन लिया म्यूचुअल फंड्स का, आपसे एरिया चुन लिया गया लेट्स से सस्टेनेबल फाइनेंस का, या लेट्स से कोई मार्केटिंग का एरिया आपने चुन लिया, ठीक है, यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। जब तक आप उस फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल नहीं करते हैं, ठीक है, या जब तक एक सर्टेन लेवल तक एक्सपर्टीज नहीं गेन कर लेते हैं, आपको पीएचडी नहीं अवार्ड होगी अपार्ट फ्रॉम पब्लिशिंग पेपर्स, ठीक है। तो ये आउटकम होता है पीएचडी का। सेकंड है कि इसको एक हाईएस्ट डिग्री कहा जाता है। तो ऑफकोर्स सी बात है, आपके नाम के अगर डॉक्टर लग रहा है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको सब कुछ आता हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में हाथ खड़ा करके कह देते हो ना कि सर ये तो नेट के सिलेबस से बाहर से आ गया, सर ये तो ग्रेजुएशन में सिलेबस से बाहर से आ गया। आप पीएचडी में ऐसा नहीं कह सकते। अगर आपने एक बार एक टॉपिक चुन लिया म्यूचुअल फंड, तो उसकी कहानी सारी की सारी A to Z आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड इन योर वाइवा वॉइस रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड और प्रोबब्ली इन योर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये चीज समझिए। तीसरा एस्पेक्ट क्या है कि आपको हार्डकोर रिसर्च करनी होती है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट हार्डकोर रिसर्च, यहां पे बहुत ही फनी एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि एक पर्सन है, वो आफ्टर वीक्स ऑफ, कुछ बहुत हफ्ते लगा के कंक्लूड क्या करता है, दैट दिस डॉग इज अ गुड बॉय। ये जो एक डॉग आपके सामने दिख रहा है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है, या गुड बॉय है, ठीक है, अच्छा डॉग है, ठीक है। रिसर्च इज नॉट अबाउट बेसिक्स, रिसर्च इज अबाउट गेनिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज, जहां मेहनत करके टेक्निकल आउटकम्स निकालने पड़ते हैं, साइंटिफिक आउटकम्स निकालने पड़ते हैं, तभी उसको रिसर्च कहा जाता है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में है उसके ऊपर दोबारा काम करके कुछ नया निकाल के देना। कुछ नया निकाल के नहीं दोगे, रेपिटेटिव काम करते रहोगे, तो अच्छे जर्नल्स में पब्लिकेशन नहीं है, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स है पीएचडी के, क्योंकि यार देखो डिसीजन लेना है तो पहले उस चीज के बारे में जानने की जरूरत है बिफोर यू जंप टू द फैक्टर। पहले समझो तो कि करते क्या है उसमें, उसके बाद पहुंचना कि भाई क्या करना है मुझे, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है रिगार्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर। अब लोगों को लगता है, लोगों को भ्रम होता है, इनफैक्ट मिथ होता है कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर का काम है किसी सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर लेना और बैठ के जी चिल करना, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं होता। वेदर यू ज्वाइन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वेदर यू ज्वाइन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आपकी कुछ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो आपको निभानी पड़ती हैं, जिसमें से पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचिंग एंड मेंटरिंग। जिस सब्जेक्ट के लिए भी सिलेक्ट होगे उसको पढ़ाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को मेंटर करना पड़ेगा। और जितने अच्छे इंस्टीट्यूट में होगे, कई बार हमारे दिमाग में एम होता है ना, टारगेट होता है कि यार टॉप बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाते हैं, टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, IIT में पढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो उतना ज्यादा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, तो वहां पे स्टूडेंट्स का लेवल ज्यादा होगा, तो आप जाके क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। अगर आप उनको आज बताओगे कि अच्छा अभी कल चैट जीपीटी आया है, पता चला सामने वाला बच्चा है वो ऑलरेडी चैट जीपीटी यूज कर रहा है, ठीक है, तो आपको अपडेट रहना पड़ता है, अपने आप को अपडेट लगातार करना पड़ता है, और उसके बाद आपको नॉलेज डिसेमिनेशन करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है रिसर्च का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हो, बी स्कूल्स हो, बिजनेस स्कूल्स, MBA जहां कराई जाती है, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, हर इंस्टीट्यूट की जो रैंकिंग है, चाहे वो NIRF रैंकिंग हो, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग हो, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो, ये सारी की सारी चीजें किससे लिंक है भाई? ये लिंक है रिसर्च से। तो इसीलिए आपको पढ़ाना भी पड़ेगा और साथ साथ रिसर्च भी करनी पड़ेगी। जब मैं रिसर्च की बात करता हूं, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट रिसर्च पेपर्स। साल में 2 पेपर 3 पेपर निकाल के देने पड़ेंगे इंस्टीट्यूट को, वरना इंस्टीट्यूट हाथ जोड़ के कहेगा कि भाई हम किसी और को रख लेंगे, आपको जो रिसर्च में तो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे। तीसरा एस्पेक्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। हर कॉलेज के अंदर कुछ सोसाइटीज होंगी, ठीक है, मार्केटिंग सोसाइटी हो गई, डांस सोसाइटी हो गई, कुछ कमिटीज होंगी, बिकॉज बहुत सारी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है। लेट्स से यूजीसी ने कुछ कह दिया कि भाई रिपोर्ट बना के दो, साल भर में क्या काम हुआ है, ठीक है। NAC ने कह दिया कि भाई रिपोर्ट बना के दो,
ठीक है, और भी एनुअल रिपोर्ट बनानी, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एज अ स्टूडेंट आपको नहीं पता होता। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, क्योंकि मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया हुआ है काफी टाइम, और काफी सारे प्रोफेसर्स के साथ भी काम किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग एंड रिसर्च, बट बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन या क्लेरिकल वर्क भी होता है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि यार पढ़ाने का काम तो बड़ा आसान है, बस कॉपी चेक करनी है, क्वेश्चन पेपर बनाना है और जाके पढ़ा देना है, इट इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट दिस मच थिंग। उसके साथ रिसर्च भी ऐड हो जाता है, उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड हो जाती है। लेट से आपको एचओडी बना दिया गया तो आपको कोऑर्डिनेट करना होगा। लेट से आपको टाइम टेबल कमेटी का मेंबर बना दिया गया तो आपको सारी फैकल्टीज का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। लेट से आपको एग्जामिनेशन इंचार्ज बना दिया गया तो आपको देखना पड़ेगा कि सारा एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, डिपार्टमेंट में, वो सही तरीके से कंडक्ट हो रहा हो। ठीक है, सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं अंडर द हेड ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आगे बढ़ते, दोनों चीजें समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि यार क्या फैक्टर्स हैं जो मुझे एज अ स्टूडेंट ध्यान रखने चाहिए जब मैं डिसीजन ले रहा हूं कि मुझे क्या करना है। या तो मुझे पीएचडी चुननी है कि अभी मैं तुरंत इमीडिएटली नेट जेआरएफ के बाद पीएचडी ज्वाइन कर लूं, या फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं। ब्रॉडली बहुत सारे अनगिनत फैक्टर्स हो सकते हैं, बट इन 4 सेगमेंट्स के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, पहले फैक्टर के बारे में बात करते हैं, विच इज योर रिसर्च इंटरेस्ट। देखो यार, लाइफ में ना किसी से भी झूठ बोलना, किसी से भी झूठ बोलना, ठीक है, अपने आप से झूठ मत बोलना, क्योंकि फिर फ्रस्ट्रेट कौन होगा? आप खुद, और कोई बचा नहीं पाएगा। सीधी सी बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको 1% भी रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, अब आप कहोगे कि सर पता कैसे चलेगा रिसर्च इंटरेस्ट है? यार किसी प्रोफेसर के पास जाओ, उसको कहो कि सर आप अगर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मुझे प्लीज अपने साथ काम करने का मौका दें। 1 महीने काम करके देखो, 1.5 महीने काम करके देखो, ठीक है, आपको यह पता चल जाएगा कि आपको रिसर्च इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं। अगर आपको रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है ना, प्लीज डू नॉट जंप इनटू पीएचडी, ट्राई टू गेट अ जॉब फॉर योरसेल्फ। बिकॉज देखो यार, जब फाइनेंशियल प्रेशर आता है ना कि यार जॉब तो है नहीं और पीएचडी करने में घुस गए, रिसर्च में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। अगर आप थोड़ा सा भी डेटा पढ़ते हो, थोड़ी सी भी अवेयरनेस रखते हो, 60 to 70% ऑफ पीपल हु आर डूइंग पीएचडी एटलीस्ट इन इंडिया, वो फ्रस्ट्रेशन में है, एंजाइटी और स्ट्रेस से झेल रहे हैं। ठीक है, तो सोच समझ के आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब हो सकता है आपको लगे कि सर यूट्यूब पे बता रहे हैं तो कितना जेन्युइन बता रहे होंगे। यार मैंने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया है, एज अ रिसर्च असिस्टेंट भी काम किया है बहुत नामी इंस्टीट्यूट के अंदर, विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, और मैंने एज अ रिसर्च स्कॉलर भी 4 साल में पीएचडी कंप्लीट करी, जहां पे मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ काम किया है, बहुत सारे फॉरेन प्रोफेसर्स के साथ भी काम किया। तो इसीलिए मैं सारे डायनेमिक सोच समझ के आपको ज्ञान दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बस रैंडमली पढ़ा और वहां से ज्ञान दे रहा हूं। ठीक है, तो जब तक आपको कोर रिसर्च इंटरेस्ट ना होना, डोंट जंप इनटू पीएचडी, ट्राई टू गेट अ जॉब फॉर योरसेल्फ। पहले कहीं पे जॉब लेने की कोशिश करो, और उसके बाद अगर आपको लगे धीरे धीरे कि यार पीएचडी कर लेनी चाहिए, तो पार्ट टाइम पीएचडी में इनरोल कर लेना। किसी और वीडियो में कभी बात करेंगे कि फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी में क्या अंतर है, बट फिलहाल अगर आपको ये लगता है कि आपको रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है, डू नॉट गेट इनटू अ पीएचडी स्ट्रेट अवे। एटलीस्ट फुल टाइम पीएचडी तो आपके लिए नहीं है। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो गए और कुछ नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है टाइम अवेलेबल। अब देखो, आपको लगता है कि यार मैं तो अभी 22-23 साल का हूं, अभी मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है जॉब लेने की, मेरे घर पे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ना मेरे घर वालों को जल्दी है मेरी शादी वादी कराने की। मतलब बेसिकली घर वालों ने आपको कहा है कि यार तुमको जितना बेटा पढ़ना है आराम से पढ़ो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आपको भी ऐसा लगता है कि अभी आप करियर में सेटल नहीं होना चाहते। देखो, सबका जो सेटलमेंट पीरियड होता है ना, अलग अलग होता है। किसी को 23 साल में लगता है कि यार मेरे को सेटल हो जाना चाहिए, किसी को 25 में लगता है मुझे सेटल हो जाना चाहिए, और कई लोग होते हैं जो 30-35 साल तक भी पढ़ना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबल विथ यू, उसके हिसाब से डिसीजन लो। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से 3-4 साल इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी पढ़ाई में, नॉलेज अर्न करने में, स्किल्स अर्न करने में, गो फॉर अ पीएचडी। और आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास 3-4 साल का समय नहीं है, मुझे तो भाई जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए, सेटल होना है, शादी करनी है, वॉट एवर इट बी, वॉट एवर इज द गोल एंड ड्रीम ऑफ योर लाइफ, देन यू शुड गो फॉर अ पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अपने लिए जॉब खोजना शुरू करो। जॉब खोजना आसान नहीं होगा। अभी पता चला बहुत सारे लोग कमेंट मारना शुरू कर दें, सर बार बार जॉब 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 कर रहे हो, पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं। बेटा देखो, जॉब तो किसी भी फील्ड में आज आसानी से नहीं मिलती। आप सेल्समैन हैं, आप मार्केटर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, डेटा एनालिस्ट हैं, किसी भी फील्ड में जाओ, भर भर के कंपटीशन भरा हुआ है। ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो वो सब फील्ड में होगा। बट अगर स्किलफुल हो गए, अभी आगे उस बारे में भी बात करेंगे, तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइनेंशियल कमिटमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
समहाउ स्टूडेंट्स इसको इनिशियल ईयर्स में वैल्यू नहीं करते, बट जब 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, वो अपने दोस्तों को देखते हैं कि यार ये तो सैलरी ले रहा है, यार ये तो कमाई कर रहा है, ये तो बहुत फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहा है, चीजें खरीद रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, उसके बाद आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। रियलिटी बात है, ठीक है, आप मानो या ना मानो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ घर की तरफ जिम्मेदारियां हैं, आपकी फैमिली जो है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल टर्म्स में डिपेंडेंस के बारे में बात कर रहा हूं, उस समय आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना है। बिकॉज देखो यार, अगर आप पीएचडी ज्वाइन कर लोगे, नेट होगा तो हो सकता है 5,000 या बिल्कुल स्कॉलरशिप ना मिले। जीआरएफ अगर होगी तो अप्रोक्सीमेटली, इफ यू हैव अ जीआरएफ, तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, आपको 40,000 के आसपास पर मंथ है ये, 40,000 के आसपास स्कॉलरशिप मिल जाएगी। बट ये कंसीडरिंग पीएचडी, कंसीडरिंग महंगाई, 40,000 रुपए आजकल कुछ नहीं होते, ठीक है। तो अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है फैमिली की आपकी, उस केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा घर वालों से बात करिए, थोड़ा सा कुछ और लोगों से बात करिए कि ये फाइनेंशियल डिपेंडेंस कितनी ज्यादा है। अगर बहुत ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि भाई प्लीज पीएचडी के चक्कर में मत पड़िए, फॉर द टाइम बीइंग ट्राई टू गेट अ जॉब फॉर योरसेल्फ। एक बार जॉब मिल गई उसके बाद पार्ट टाइम पीएचडी में एनरोल कर सकते, ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनल कमिटमेंट। यार ऐसा होता है कि आप पर्सनली कितने कमिटेड हो किस चीज को लेके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम बेसिकली मोटिवेशन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलेंस कहते हैं। विक्टर ब्लूम थ्योरी याद आ रही है मोटिवेशन की, उसके अंदर एक टर्म होता है वैलेंस, जो आउटकम है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो यार, जब आप पीएचडी में घुसते हो ना, तो आप बहुत हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए होता है, तभी पीएचडी 3 से 3.5 साल या 4 साल में खत्म होती है। देखो बेसिक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो पीएचडी है वो 3 साल में खत्म हो जाएगी, ये बेसिक यूजीसी का रेगुलेशन। बट शायद ही कोई यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहा हूं, जो मैंने सुनी हो जहां पे एवरेज टाइम पीएचडी कंप्लीट करने का 4 साल से कम हो। क्योंकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर यूनिवर्सिटी जहां पे पेपर्स पब्लिश करने होते हैं, जिन जर्नल्स में पेपर पब्लिश करने होते हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करती जा रही है। मतलब पहले वो कह देते थे कि चलो यार किसी भी जर्नल में पेपर पब्लिश करके ले आओ, वाइवा दो और पीएचडी खत्म हो जाएगी। अब धीरे धीरे रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। यूजीसी केयर, स्कोपस, एसएससीआई, एबीडीसी लिस्टेड इंडेक्स, ये सब अलग अलग लिस्टिंग्स हैं जहां पे जर्नल्स लिस्टेड होते हैं। तो आज जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो क्वालिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। तो अगर आपको लगता है कि आपके कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं, जिसकी वजह से आप डेडिकेटेड वे में पीएचडी नहीं कर पाओगे, रिसर्च को टाइम नहीं दे पाओ, ठीक है, एफर्ट्स नहीं मार पाओगे, ठीक है, उस केस में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप पीएचडी में इनरोल करें, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू। उस केस में आपको क्या करना है, आपको उस समय पहले जॉब खोजनी है, उसके बाद आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जा सकते, ठीक है। तो मोटा मोटा ये 4 मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर होने चाहिए। इसके सिवाय कुछ और फैक्टर भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो अगर आपकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। बट मोटा मोटा इन 4 फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। आई होप कि इन 4 फैक्टर्स से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेज आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब हो सकता है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते इन 4 फैक्टर्स के बेस पे कुछ समझदार स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया होगा कि यार हमें पीएचडी करनी या फिर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आगे बढ़ना। तो अब होता है हाउ टू अप्रोच, आपको अप्रोच कैसे करना है। चाहे आप टीचिंग करना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो कैसे आगे बढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। बिकॉज जो स्मार्ट बच्चे हैं ना यार, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि यार नेट का एग्जाम हो गया, बैठ के चिल मारो, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। वो स्मार्ट होते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो तैयारी शुरू कर देते हैं। तो चाहे आप टीचिंग करना चाहते हैं या फिर आप पीएचडी में जाना चाहते हैं, क्या स्टेप्स होने चाहिए आगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि भाई नेट जेआरएफ क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। बेयर मिनिमम नेट और कोशिश करिए कि जेआरएफ हो जाए, बिकॉज जब ये हो जाता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब इन एन असिस्टेंट प्रोफेसर वो बढ़ जाती है, ठीक है। मैं आके ये बोल दूं कि भाई ठीक है नेट हो गया, जाओ जॉब ले लो, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। बट अगर जेआरएफ होगा तो थोड़े से चांसेस इंप्रूव हो जाएंगे। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई पीएचडी नहीं है तो नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनका नेट था, बहुत सारे लोग हैं जिनका जेआरएफ था, उनको जॉब मिल गई, ठीक है। सो नेट जेआरएफ होना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्सपर्टीज इन 2-3 सब्जेक्ट्स। यार आज से 10 साल पहले ना सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, एनुअल मोड था। उस केस में क्या था कि आपने लेट से एक सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज हासिल कर दी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पूरे साल आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आराम आराम से धीरे धीरे अकेले तरीके से पढ़ा रहे हो। आज क्या है, सेमेस्टर सिस्टम है। एक सेमेस्टर आप एचआरएम पढ़ाते हो, दूसरे सेमेस्टर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा रहे होते हो या कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हो।
तो इंस्टीट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट में अगर आपकी एक्सपर्टीज है, एक सब्जेक्ट में आप अपनी नॉलेज दिखा पा रहे हो, आपको जॉब नहीं मिलेगी। कोशिश करिए कि कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट, जो भी आपके मास्टर्स में थे, जो भी आपका नेट का सिलेबस था, उसमें से 2 से 3 सब्जेक्ट में आप एक्सपर्टीज ले लीजिए। ठीक है। तीसरा है बिल्डिंग अ टेलर ओरिएंटेड रिज्यूमे। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, अब देखो रिज्यूमे एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट जितना भी थोड़ी मुझे जानकारी है मैं आपको बताऊं, रिज्यूमे हमेशा प्रोफाइल के हिसाब से बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लेट से किसी एनजीओ में काम किया हुआ है, जहां आपने बच्चों को पढ़ाया है, कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया है, या लेट से कहीं पे एज अ कंटेंट क्रिएटर आप काम कर रहे थे, उन सारी चीजों को आप शोकेस करने का टाइम है सही तरीके से। तो एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टीचिंग प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, अगर आपको कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस है, भले आपने पर्सनल ट्यूशन दी हो, भले आपने किसी लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हो, भले आपने किसी छोटे से एडटेक के अंदर एज अ कंटेंट क्रिएटर काम किया हो, उन सारी चीजों को यहां पे लाने का टाइम है, ताकि आप उन चीजों के बेसिस पे अपनी स्किल्स दिखा सकें। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपकी सीवी में बहुत इंपैक्ट डालती हैं। और चौथा एलिमेंट क्या है, एक्सपीरियंस एज अ टीचिंग एज और एकेडमिक एसोसिएट। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार, अभी हम थोड़ा टीचिंग भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो बहुत सारे इस समय इंस्टीट्यूट्स हैं, आईएम्स हो गए, जहां पे एकेडमिक एसोसिएट या फिर टीचिंग एसोसिएट की पोजीशन निकलती है, जहां पे आपको क्या करना होता है ये भी बता दूं। वहां पे जो प्रोफेसर है करेंटली, उनको असिस्ट करना होता है। लेट से आपने उनके लिए पीपीटी बना दी, लेट से उनके लिए क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर लिए, कई जगहों पे आपको कुछ असेसमेंट्स भी करने होते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये सब बेसिक काम होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप ये एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। ये आपकी सीवी में एक एड ऑन बनेगा और आपको हेल्प करेगा फ्यूचर में जॉब लेने के लिए। ठीक है, तो ये अप्रोच होनी चाहिए अगर आप टीचिंग वाले डोमेन को चुनते हो और आगे प्रोसीड करना चाहते हो। तो इन फैक्टर्स पे आप, इन एलिमेंट्स पे आप काम कर सकते हो। अगर आप पीएचडी में जाना चाहते हो, आपने अपना पूरा मन बना लिया कि भाई मैं तो पीएचडी करूंगा, ठीक है, रिसर्च करूंगा और उसके बाद जॉब लूंगा, तो क्या करना है? सबसे पहले भाई दोबारा सेम चीज, कोशिश करो कि नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए और मेजरली जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। अगर जेआरएफ आपका हो जाता है तो 50% मान के चलो कि काम हो गया। अब बाकी काम आपको सिर्फ इंटरव्यू में करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? बिल्डिंग अ रिसर्च प्रपोजल। बार बार ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल। एक ऑलरेडी मैं सेशन ले चुका हूं, बहुत लंबा सेशन था, 45 मिनट का वीडियो जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दिया, वहां जाके देख लो कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। बहुत डिटेल में एग्जांपल्स के साथ मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे आपको बनाना है। ठीक है, उस वीडियो को देख लो। नहीं समझ में है तो मुझसे बात कर सकते हो, आपको पता है मैं कभी भी मना नहीं करता। ठीक है, थर्ड एलिमेंट है अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है सर कहां अप्लाई करें? भाई देखो, अगर केरला में रहते हो और जम्मू नहीं जा सकते तो आईएम जम्मू में तो नहीं अप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है, बेसिक कॉमन सेंस। तो कहां अप्लाई करना है? जिस भी शहर में आप जा सकते हो, जिस भी स्टेट में आप जा सकते हो। लेट से आप दिल्ली में, आपको लगता है कि घर वाले आपके उत्तर प्रदेश भेज देंगे, ठीक है, पास में पंजाब भेज देंगे, तो वहां पे जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी आपको यूनिवर्सिटीज लगती हैं, कैसे पता चलेगा? भाई एनआईआरएफ रैंकिंग आपको पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो भी आपका डोमेन है मैनेजमेंट का, कॉमर्स का, उस डोमेन में जाइए, मैनेजमेंट डोमेन के अंदर, और टॉप इंस्टीट्यूट देख लीजिए, वहां अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, उनके वेबसाइट पे एक सेक्शन होता है करियर्स का, आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, हर वेबसाइट पे एक सेक्शन होता है करियर्स का। वहां पे जाओगे तो आपको सीवी डालने का ऑप्शन आता है, वहां पे सीवी डालने के लिए ईमेल दिया होता है या टैब होता है, वहां जाके अपनी सीवी डाल सकते हो। नेक्स्ट, एक्सपर्टीज इन अ टॉपिक। ठीक है, तो यहां पे आपको क्योंकि पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, टीचिंग के लिए अप्लाई करना होगा तो करियर्स का पोर्टल यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सपर्टीज इन टॉपिक एरिया, जिस भी टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हो, जिस भी एरिया पे, लेट से ह्यूमन रिसोर्स पे करना चाहते हो, उस पे कोई एक टॉपिक उठा लिया आपने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उस एरिया की एक्सपर्टीज हासिल करने की कोशिश करिए। जितनी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर लोगे उतना आसान रहेगा आपके लिए इंटरव्यू ब्रेक कर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्किंग एज अ रिसर्च एसोसिएट। सेम जैसे टीचिंग एसोसिएट की पोजीशन आती है, ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट की पोजीशंस आती रहती है, जहां पे आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। किस चीज को? रिसर्च को। यहां पे भी यही होता है, एक प्रोफेसर होता है, वो ऑलरेडी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, आपको अपने साथ रख लेता है, थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप भी दे देता है, थोड़े बहुत पैसे भी दे देता है स्टाइपेंड के फॉर्म में, और आप उसके साथ रह के रिसर्च एसोसिएट के तरह काम करके रिसर्च का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक आउटलुक समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो मैंने क्या क्या कवर किया? मैंने पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दिया, पीएचडी क्या है, फिर बताया असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है, फिर आपको बताया कि भाई क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए, और फिर फाइनली आपको बताया कि अगर आप इनमें से कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको आगे प्रोसीड कैसे करना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई होगी, बट मैंने बहुत कोशिश करी है कि आपको एक रियलिटी चेक दे सकूं। ठीक है,
क्योंकि मैं उस एक्सपीरियंस से बिलोंग करता हूं जहां पे मैंने एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया है, एज अ पीएचडी स्कॉलर भी काम किया है, ठीक है, एज अ रिसर्च एसोसिएट भी काम किया है। इसीलिए मैं आपको मल्टीपल डायमेंशंस के फायदे और नुकसान आपको बता सकता हूं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दिमाग में कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी शंका रह गई हो, बिकॉज मैं भी इंसान हो सकता है कुछ आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स हो जो मैं मिस कर गया हूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में यूटिलाइज करिए। और अगर आपको लगता है कि भाई कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं मुझे, आपको ये सेशन अच्छा लगा, आपको लगा कि जो भी आपके दिमाग में डाउट्स थे, बहुत सारी परेशानियां थी, उनको मैंने दूर कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं इसी तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूंगा। गॉड ब्लेस यू एंड कीप प्रिपेयरिंग।